हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, जिसका एक समय पर बहुत ज़्यादा हाइप था, बहुत ज़्यादा क्रेज था, पेपर में दिखता था हर एक दो सालों में, बट आजकल एक गुमनामी के अंधेरे में कहीं चला गया है। बिकॉज आजकल पेपर थोड़ा सा लॉजिकल बनाने लग गए हैं, तो जो पैटर्न फॉलो होता है आजकल एजुकेशन सिस्टम उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 8 मार्क के लिए पहले लॉ तीनों में से कोई ना कोई एक मैंडेटरी आता था, बट आजकल थोड़ा गाड़ी ऊपर नीचे चल रही है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ओके, टोटल 3 लॉ हम लोग इकोनॉमिक में पढ़ने वाले हैं माइक्रो में, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें से पहले का आगमन हो चुका है, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू का। ओके, अब लॉ ऑफ डीएमयू के लिए सीधा हम लोग लॉ तो नहीं बताने लग जाएंगे। लॉ लिखने के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब सॉरी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को पहले समझेंगे। सबसे पहले इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज में गिरावट होने को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बोलते हैं। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लॉ खत्म हुआ, थैंक यू। ओके, नहीं अभी तो शुरुआत है, मतलब बेसिक कंसेप्ट तो इतना ही है लॉ का, बट उसमें और भी चीजें हैं ना। बेसिक कंसेप्ट तो डीएमयू का इतना ही है कि जैसे जैसे जो अपन ने रिलेशन में भी पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोग ने, कि जैसे जैसे लुमना क्वांटिटी बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लग जाएगी। बस यही है लॉ ऑफ डीएमयू। बट अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ ये समझनी पड़ती हैं, वो देखना पड़ता है। ओके, सो देखिए, तो लॉ ऑफ डीएमयू लिखते समय सबसे पहले आपको कभी भी क्या लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो में ना थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, इसमें मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, लॉ ऑफ डीएमयू, अजम्पशन, एक्सेप्शन, क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंस, और उसके बाद भी एक छोटा सा आंसर है। वो छोटा सा आंसर भी मैं क्या करूंगा, आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, मतलब वो लास्ट वाला जो रिलेशन है वो, ठीक है, इतना कुछ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू में सबसे पहले क्या लिखना रहता है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। सो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी पब्लिश इन 1890। अब अगर इसमें से आप प्रपोज बाय प्रोफेसर गोसेन हटा दो ना, तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो आप तीनों के लिए यूज कर सकते हो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सबके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज एल्फ्रेड मार्शल ने, मतलब गोसेन ने इसे क्या था, प्रपोज। प्रपोज का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रपोज मतलब क्या होता है, किसी के सामने रखना, पेशी करना, इजहार करना। ओके, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को गॉसेन ने लेकर आया था, बट बाद में इस कंसेप्ट को डीप डाउन स्टडी किसने किया था, हमारे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सी बुक में, उनके खुद के बुक में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जो पब्लिश कब हुआ, 1890 में। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज अ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर मतलब क्या, कि इसको सब लोग यूज करते हैं और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। और ये हर कॉमन कंज्यूमर का क्या है, बिहेवियर है। जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होने लग जाती है, ओके, वैसे वैसे उसका यूटिलिटी भी गिरने लग जाता है। इसका मतलब द मोर एंड मोर कमोडिटी यू कंज्यूम, द यूटिलिटी डिराइव कम हो जाता है। ओके, तो देखिए, अब उसके बाद है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का जो पहला पैराग्राफ है ना, वो आपको डिट्टो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। सेकंड पैराग्राफ में आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो। ओके, अब देखिए इधर पे क्या दिया है मुझे, सबसे पहला चीज दिया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase in stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब क्या बोला है, सिंपली वही बोला है कि अगर सबसे पहले ये चीज याद रखना, हमने माइक्रो में पढ़ा है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यहां पे हम सिर्फ क्या देखेंगे, कमोडिटी, और उससे मैंने यूटिलिटी क्या डिराइव किया, बाकी सब चीजों को क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए, उसमें कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है। और इन्होंने क्या बोला है कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग, मतलब जो वो बेनिफिट डिराइव करते जाता है, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ थिंग बढ़ते जाती है, तो वो जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, जैसे जैसे वो स्टॉक उसके पास आने लग जाता है।
सिंपल, स्टॉक बढ़ेगा, यूटिलिटी गिरेगा। ओके, इन अदर वर्ड में नीचे वही लिखा है। ओके, तो जो लास्ट लाइन है वो सबसे परफेक्ट है। द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। जब आपके पास कोई चीज होता है, जितना ज्यादा होता है आपको उसकी चाहत, उसकी जरूरत क्या होती है, उतनी ज्यादा कम होती है। ये लाइफ में भी यूज कर सकते हो। लाइफ में भी हमको जब कोई चीज की बहुत ज्यादा नीड होती है, जब बहुत ज्यादा कुछ जरूरत होती है, जैसे कि देखो ना, लाइफ में कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत रहती है, ठीक है, दे सीक फॉर अटेंशन, कि भाई कोई मेरे को अटेंशन दे दे। तो जैसी उसे अटेंशन मिलती है ना, उसको बहुत मजा आता है। बट जैसे जैसे उसको रेगुलर बेसिस पे अटेंशन मिलना शुरू होती है, उसको मजा थोड़ा कम हो जाता है। यार ये क्या, ठीक है। जैसे आप सेलिब्रिटीज को भी देख सकते हो, जो नवा नवा सेलिब्रिटी बनता है, एकदम चालू हो जाते सब लोग, पेपराजी लोग, डाउन टू अर्थ पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है, बिकॉज उसको नया नया क्या मिल रहा है, थिंग्स मिल रहे हैं ना, तो अभी उसका यूटिलिटी क्या है, हाई है। बट धीरे धीरे जैसे ही उसे चीजें, अटेंशन, उसको फेम जैसे मिलती जाती है, तो उसके पास ऑलरेडी है, तो अब उसको यूटिलिटी क्या होती है, उसकी कम होने लग जाती है। मतलब होता है अरे हाँ यार है ना, अब तो है ना, सब कुछ है ना, इस बिहेवियर में वो आ जाता है। तो यूटिलिटी वो बोलना कि यूनिवर्सल बिहेवियर है। हम लोग भी देखो ना, अगर हम लोग को कोई चीज की जरूरत है, ओके, रैशनल कंज्यूमर की बात करेंगे, जो भी अजम्पशन में बात ही करूंगा, ठीक है। अब कोई कमेंट में आकर बोलेगा नहीं सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर मैं सेलिब्रिटी बन गया ना, मेरे को जितना अटेंशन मिलेगा मैं उतना और मांगूंगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रैशनल कंज्यूमर, एक साधारण व्यक्ति की हम क्या कर रहे हैं, बातचीत, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए ना, अगर मुझे भी लाइफ में अगर कोई चीज मिलती जाएगी तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसका जो मेरे मन में उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। सो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना रहता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लिखना रहता है स्टेटमेंट, ठीक है। और लॉ पूछा ना तो उसके बाद बनाना रहता है शेड्यूल, फिर उसके बाद बनाना रहता है ग्राफ, फिर उसके बाद करना रहता है एक्सप्लेनेशन। ये 5 पॉइंट आपके होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ। और उसके बाद अगर उन्होंने बोला है अजम्पशन तो अजम्पशन लिखिए, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन लिखिए, क्रिटिसिज्म बोला तो क्रिटिसिज्म लिखिए, सिग्निफिकेंस बोला तो सिग्निफिकेंस। मोस्टली अजम्पशन एक्सेप्शन ही देखे जाते हैं लॉ के साथ, ओके। बट अभी देखो यहाँ पे शेड्यूल समझने से पहले हम अजम्पशन समझ लेते हैं, बिकॉज जब तक मैं अज्यूम नहीं करूंगा तब तक मैं लॉ को प्रूफ कैसे करूंगा, मैं लॉ को साबित कैसे करूंगा। तो सबसे पहला देखो, यहाँ मैंने हेड पॉइंट नहीं लिखा, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको उसमें हेड पॉइंट दिखेंगे, या फिर आप सुन भी तो सकते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब क्या, जो भी व्यक्ति इसको, ये जिसके ऊपर भी आपको अगर डीएमयू का लॉ अप्लाई करना है, वो एक रैशनल होना चाहिए, वो एक साधारण व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाएंगे। सेकंड क्या बोला है, कार्डिनल मेजरमेंट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर मुझे यूटिलिटी का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, सो मैथमेटिकल ऑपरेशन कब होगा, जब मैं यूटिलिटी को नंबर्स में अज्यूम करूंगा। तो इसके लिए हम अजम्पशन करेंगे, हाँ भाई मैं यूटिलिटी को नंबर में डिराइव कर रहा हूं। फिर उसके बाद थर्ड है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, तो होमोजीनिटी मतलब क्या, हमें जो भी कमोडिटी कंज्यूम करना है वो सेम होना चाहिए, सेम इन कलर, सेम इन टेस्ट, सेम इन साइज एंड सेम इन शेप। जैसे कि देखो ना, बच्चे लोग को देखो, जो नल्ली होता है वो क्या होता है, देखो ABCD वाला आता है, होता क्या है, होता तो वो नल्ली है, ठीक है। बट बच्चे लोग क्या दिखता है, अलग अलग अल्फाबेट्स दिखते हैं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जब A निकलता है तो यार हे निकला, ठीक है, अरे भाई B निकल गया, अरे भाई D निकल गया, ठीक है। तो उनको हर एक अल्फाबेट पे क्या होता है, ज्यादा यूटिलिटी डिराइव होता है। बट डीएमयू क्या बोलता है, मोर एंड मोर, बोलते हैं ना कि मोर एंड मोर कमोडिटी में कंज्यूम करूंगा तो मेरा यूटिलिटी क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो इसके लिए होमोजिनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंटिन्यूटी मतलब क्या, जैसे मैं कमोडिटी को कंज्यूम करूं, क्विक सक्सेशन में करना है। क्विक सक्सेशन मतलब एक के बाद एक समोसा खाया, रेस्ट 2 सेकंड का, दूसरा समोसा खाया, तीसरा समोसा खाया, ऐसे नहीं एक समोसा खाया 1 घंटा लेट गया, भाई अब नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है, 1 घंटे बाद खाऊंगा। तो 1 घंटे बाद जब मैं खाऊंगा तो वापस से मेरे को क्या होगा, उतनी ही यूटिलिटी डिराइव्ड होगी ना। तो फिर तो एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी वहां पर, तो मैं वहां पर कैसा डीएमयू प्रूफ करूंगा, इसलिए क्विक सक्सेशन में होना चाहिए। फिर रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी मतलब रीजनेबल साइज होना चाहिए, नहीं तो मेरे को भाई जान इतना बड़ा लड्डू दे दिए, ठीक है, अब बोले भाई अब यूटिलिटी डिराइव करो, अरे भाई अब इतना बड़ा लड्डू मैं खाऊंगा तो एक ही लड्डू खाने में उसमें ही आधे में क्या हो जाएगा, मेरा यूटिलिटी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो मैं कैसे उसको डिराइव करूंगा। या मेरे को इतने इतने से लड्डू दे दिए, अब मैं जब 5 लड्डू खाऊंगा तब जाकर क्या होगा कि मेरे को थोड़ी बहुत यूटिलिटी डिराइव होगी।
तो मतलब है पांच लड्डू के बाद मेरा यूटिलिटी गिरना शुरू होगा, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा ना, फिर सीढ़ी जैसा। तो एक रीजनेबल साइज, एक प्रॉपर साइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कॉन्स्टेंसी मतलब क्या, कि जो अदर फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अदर फैक्टर्स का कांस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हो गया आपका इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों पता है क्या बेटा, देखो अगर मुझे कोई चीज पसंद है, ठीक है, जैसे कि पर्सनली मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है, अब जब मैं एक बॉल खेलूंगा मेरे को मजा आएगा, दूसरा बॉल खेलूंगा मेरे को और मजा आएगा, तीसरा बॉल खेलूंगा और मजा आएगा, बिकॉज वो मेरी हॉबी है ना, ठीक है। तो जब मैं मोर एंड मोर वो चीज को कंज्यूम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मिलती जाएगी, ठीक है। और एक और चीज क्या है कि जब मैं क्रिकेट खेलूंगा तो उसमें होमोजिनिटी नहीं है ना, ऐसा नहीं कि एक बॉलर एक ही जगह पे टप्पा गिरा रहा है बार बार, ठीक है, और वो एक ही बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, एक ही लेंथ पे बॉलिंग डाल रहा है, नहीं डाल रहा, तो यहाँ पे होमोजिनिटी का भी क्या होगा, इश्यू होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये मेरा हॉबी है तो इसके वजह से यहाँ पे डीएमयू में डिराइव नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे अज्यूम करना है कि ये सब मेरे लिए कांस्टेंट है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या, कि जो भी कॉमोडिटी अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं वो डिविजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिविजिबल ही नहीं होगा तो मैं कॉमोडिटी कंज्यूम कैसे करूंगा, तो क्योंकि कंज्यूम करूंगा तभी तो मैं उसका यूटिलिटी डिराइव करके बता पाऊंगा ना, डिविजिबल करके। ओके, और 8 क्या बोला है, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि देखो हम लोग ने सीखा है, किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा लोग को या एक से ज्यादा यूटिलिटी डिराइव करेगा तो उसका यूटिलिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर कोई भी चीज का अगर मुझे डीएमयू फाइंड आउट करना है तो वो कमोडिटी सिर्फ एक ही वांट को पूरा करना चाहिए एट ए टाइम, ताकि मैं उससे, जैसे कि अभी दूध है, मिल्क है, मिल्क से मैं क्या करूंगा, एक कर पाएगा क्या वो, नहीं। मिल्क घर में ज्यादा आ गया तो माँ थोड़ी टेंशन में आएगी, माँ ले दही जमा, ये ले लस्सी बनाते, उसके बाद ले भाई दूध की मिठाई बना देते मीठी, ये कर देते, फलाना कर देते, ढिमकाना कर देते, समझ रहा है क्या, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है ना। बट जो डीएमयू अगर मुझे अप्लाई करना है तो कोई भी चीज पे अप्लाई करूंगा जब उसका बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा मेन जो आएगा वो है शेड्यूल एंड ग्राफ। तो शेड्यूल तो बहुत नॉर्मल है, जो हम लोगों ने रिलेशन में ही पढ़ा है कि जब मैं पहला कम्युनिटी कंज्यूम करूंगा तो 10, सेकंड 8, थर्ड 6, 4 4, 5 2, 0 6 0, 7 पे -2। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। It means there is a inverse relation between there is a inverse relation between marginal utility and यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। बिकॉज जैसे जैसे देखो अभी इनवर्स रिलेशन क्या होता है पता है क्या, जब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज गिरती है तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या तो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी गिर रहा है, समझ रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। और कभी भी इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसे होता है पता है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज लेफ्ट, कभी भी ऐसा देखा जाता है लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, ऐसा नहीं लेफ्ट टू राइट, समझ रहा है क्या। तो ये हमारा क्या था, ग्राफ था। देखो वहां पे एक्सप्लेनेशन में भी आपको वही दिया हुआ है कि क्या बोला है कि अबो डायग्राम में मैंने क्या किया, यूनिट ऑफ कमोडिटी को एक्स एक्सिस पे डाल दिया और मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सिस पे डाल दिया, और सारे लोकस ऑफ पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। उससे क्या बन गया, एमयू कर्व बन गया, ठीक है। देखो ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो जो चीज दिख रहा है वो आपको भी लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ओके, और एमयू कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या शो करता है कि एमयू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिशेस हो रहा है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन अ कमोडिटी। और इसको क्या बोला है कि जब एमयू 0 बन जाता है, जब एमयू 0 बनता है तो किसको इंटरसेक्ट कर देता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देता है। और ये हमें क्या बताता है कि इससे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है। और जैसे ही जब मैं उस एक्स एक्सिस को जब मेरा टच कर देता है एमयू, उस समय मुझे रुक जाना चाहिए, बट मैं उस समय रुकता नहीं हूं ना, तो इसके लिए अब मेरा यूटिलिटी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और मैं नीचे चले जाता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी लॉ बोलेंगे तो पहला इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है। अजम्पशन बोला तो हमने अजम्पशन पढ़ा, 8 अजम्पशन बता देने का। और अगर एक्सेप्शन पूछा तो भी हम एक्सेप्शन लिखेंगे, ठीक है। बट एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता।
लॉ जिनके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो सकता उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। बट कभी भी याद रखना, देयर इज नो रियल एक्सेप्शन ऑफ डीएमयू। डीएमयू का कोई भी रियल एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि देखो एक्सेप्शन किसे कहते हैं पता है क्या? एक्सेप्शन उसे कहते हैं जो अजम्पशन को फॉलो करने के बाद भी उसमें ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जब आप लॉ को फॉलो कर रहे हो और फिर भी मतलब सॉरी अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो फिर भी अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है लॉ, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। बट यहां पे जितने भी एक्सेप्शन है ना, उनमें क्या हो रहा है, इन लोग कोई ना कोई अजम्पशन को ब्रेक कर रहे हैं। ज्यादातर तो ये रैशनैलिटी के अजम्पशन को ही ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर कभी एग्री डिसएग्री में आएगा दैट देयर इज अ नो रियल एक्सेप्शन ऑफ डीएमयू, तो आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और ये जो पूरा का पूरा आंसर उठा के छाप देना है वहां पर। ओके, सो देखिए सबसे पहला एक्सेप्शन क्या दिया है मेरे को, हॉबी। अब जैसे कि हम लोग ने भाई सीधा सीधा पढ़ा था, हम लोग ने अजम्पशन में पढ़ा था ना कि हमें हॉबी को क्या करना चाहिए, कांस्टेंट अज्यूम कर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज देखो हमें जब किसी भी चीज की हॉबी होता है ना, तो सबसे पहले वो कौन से अजम्पशन को ब्रेक करता है, होमोजीनिटी अजम्पशन को ब्रेक करता है। होमोजीनिटी अजम्पशन को क्यों ब्रेक करता है? बिकॉज हम हॉबी किसी एक सिंगल सेम साइज सेम कलर सेम शेप सेम चीज की हम लोग नहीं करते हैं। हम हॉबी किसकी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट। जैसे कॉइन कलेक्शन किसी की हॉबी होती है, सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का हॉबी होता है तो उसको अलग अलग कंट्री अलग अलग कलर का कलरता है। तो यहाँ पे होमोजिनिटी कहाँ है? और दूसरी चीज यहाँ पे कंटिन्यूटी भी हमें देखने को मिलती नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूटी भी कहाँ है यहाँ पर? ओके, बिकॉज आप रोज तो नहीं जमा कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, आप समय समय पे मतलब जब भी कभी भी उसको हॉबी को पूरा करने में लग जाते हो, ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए यहां पे देखो लास्ट में लिखा है हाउएवर इट वायलेट द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद दिया है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। कंजूस व्यक्ति क्या होगा? कंजूस व्यक्ति को जितना पैसा मिलेगा उसको उतना कम है। वो कभी भी नेगेटिव यूटिलिटी कभी भी वो डिक्रीजिंग यूटिलिटी डिराइव नहीं करेगा, बिकॉज माइजर हमेशा क्या करेगा, माइजर हमेशा चीज मतलब पैसे के बारे में मोर एंड मोर सोचेगा कि जितना पैसा मिले उतना कम है, जितना मिलते जाए उतना कम है। लेकिन उसका बोलते ना कि बुद्धि साधारण है क्या? क्या वो कॉमन पीपल की तरह सोच रहा है क्या? नहीं ना। तो कौन से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है? वो रैशनैलिटी को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद दिया है एडिक्शन। देखो एडिक्शन और हॉबी में क्या फर्क होता है पता है क्या? हॉबी मतलब जो अच्छी चीजों की होती है, एडिक्शन मतलब जो गलत चीजों की होती है, मतलब इंटॉक्सिकेशन। ओके, मतलब दारू जुआ शराब ये सब की जिसको आदत लग गया है उसको एडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो एडिक्शन है, एडिक्शन किसी साधारण व्यक्ति को होता है क्या? जिसको एडिक्शन हुआ है तो उसको साधारण बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो ये कौन से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है? अजम्पशन कौन से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है? रैशनैलिटी को। रैशनैलिटी अजम्पशन को क्या कर रहा है? वो ब्रेक कर रहा है। अब इसमें समझाया क्या है, जो एडिक्टेड व्यक्ति है वो जितना ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा यूटिलिटी डिराइव करेगा। मतलब अगर वो जैसे कि कोई अगर दारू है, मतलब लिकर बोलते हैं ना, लिकर पर्सन है जिसको साधारण भाषा में बेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। अगर उसने पहला क्वार्टर पिया उसको थोड़ा मजा आएगा, दूसरा पिएगा और मजा आएगा, तीसरा पिएगा और मजा आएगा, और जैसा पीते जाएगा बहुत मजा आएगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए फिर एडिक्टेड पर्सन के ऊपर तो ये डीएमयू अप्लाई नहीं होगा ना। लेकिन ये कौन से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है? रैशनैलिटी को। फिर उसके बाद बोले पावर। अब ये पावर का तो आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा अगर हम कंट्री का पॉलिटिक्स सीन को भी देखेंगे तो आप समझ ही जाओगे। द मोर एंड मोर पावर जिसको मिलता है वो उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। जैसे कि देखो ना, अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो पहले नगर सेवक बनते हैं, फिर आमदार, खासदार, सीएम, पीएम, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। बिकॉज पावर, जितना ज्यादा पावर हमें मिलता है उतना ज्यादा हमें यूटिलिटी मिलती है। जैसे आप देखिए जिम करते हैं, जिम करते हैं, आप डेडलिफ्ट मार रहे हैं, आज आपने 150 की डेडलिफ्ट मारी, आप खुश नहीं होंगे, आप कल 160 की डेडलिफ्ट मारोगे, फिर 170 की डेडलिफ्ट मारोगे। इससे क्या हो रहा है, आप जितना ज्यादा वेट उठा रहे हो उतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट डीएमयू क्या बोलता है, जैसे इंक्रीज इन अ कमोडिटी होगा यूटिलिटी तो गिरना चाहिए ना। तो इसका मतलब इस पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। बट अगेन ये कौन से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है? हमारे रैशनैलिटी के अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है। और मनी, मनी भाई पैसे का तो बताने का जरूरत ही नहीं है। जो मनी जी होते हैं, मनी जी का तो मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। एक बार चलो डिक्रीजिंग हो जाता है, कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति को हाँ भाई ठीक है चलो अभी थोड़ा कम कमाते, उम्र हो गई अब थोड़ा कम कमा लेते हैं, बट कभी ये नहीं सोचता कि अब जीरो हो जाए।
ठीक है, वो हमेशा क्या सोचता है कि हमारे लिए हमेशा क्या रहे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहे, मतलब मनी हमेशा आते रहे, मतलब डिक्रीज थोड़ा हो सकता है बट जीरो कभी नहीं होगा। और अगर वो जीरो नहीं होगा तो मतलब वापस से डीएमयू को ब्रेक कर रहा है। बट अगेन ये बहुत से अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है। एक तो रैशनलिटी को ही ब्रेक कर देता है, होमोजेनिटी को ब्रेक कर देता है। ओके, बहुत से अजम्पशन को ये एक साथ क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया है, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ मतलब क्या कि ये लॉ क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। फटाफट बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल आंसर है। जैसे कि पहला पॉइंट दिया है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अरे भाई तुम दुनिया भर के एक साथ अजम्पशन ला दिए हो, होमोजेनिटी करो, कंटिन्यूटी करो, ये करो वो करो, बट आप एक साथ इतने सारे अजम्पशन नहीं कर सकते ना एट अ सिंगल टाइम फॉर अ सिंगल कमोडिटी। तो यहाँ पे जो अजम्पशन है वो क्या है, बहुत ही काल्पनीय है, बहुत ही अनरियलिस्टिक है। सेकंड बोला है कार्डिनल मेजरमेंट, मींस हाउ कैन यू मेजर यूटिलिटी इन अ नंबर फॉर्म। आप नंबर में यूटिलिटी कैसा मेजर कर सकते हो, तो इससे क्या हो रहा है, आप गलत कर रहे हो ना। आप कैसा नंबर बताओगे कोई भी चीज के लिए, तो इसके लिए कार्डिनल मेजरमेंट करना क्या है, बहुत ही, बिकॉज यूटिलिटी क्या है, हमेशा याद रखना साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक मानसिकता है वो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, वो फील करता है, महसूस करता है, हाउ कैन दे डेमोन्स्ट्रेट इन अ नंबर फॉर्म। ओके, तो उसके बाद क्या दिया, इनडिविजिबल गुड्स। अभी इन्होंने अजम्पशन में क्या बोला था, गुड्स ऐसे लो जो क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। बट मैंने एक टीवी लेकर आ गया, अब एक टीवी को कैसा डिवाइड करूं मैं, समझ रहा है क्या। तो एक टीवी को जब मैं डिवाइड नहीं कर सकता, बट इन लोगों ने क्या बोला कि वो डिविजिबल करके कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक टीवी लाया और मैं सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, एक टीवी लाया सेटिस्फाइड हो गया मैं। ठीक है, अब मैं कैसे इससे डीएमयू डिराइव करूं। ओके, फोर्थ बोला है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अजम्पशन में क्या बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप कांस्टेंट करो, मतलब वो नहीं चेंज होना चाहिए। बट ऐसा कैसा बेटा, जो लास्ट आंसर है वही तो है, जो एकदम लास्ट आंसर है इस चैप्टर का, कि आप नहीं कर सकते ना कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप कभी कांस्टेंट कर ही नहीं सकते हो। और लास्ट क्या बोला, सिंगल बॉन्ड। बहुत कोई मतलब लगभग ऐसी चीज ही नहीं है जिसका सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, उसका कोई ना कोई तो पर्यायवाची काम आ ही जाता है, कोई ना कोई रिलेटेबल वर्क तो उसका हो ही जाता है। समझ रहा है क्या, जैसे कि भी समोसा है, समोसा सिर्फ मैं नॉर्मल समोसा थोड़ी खा सकता हूँ, वो समोसा उसल करके भी कुछ आता है ना, समोसा उसल करके खा लिया, ठीक है, समोसा पाव करके खा लिया। ओके, मीन्स मैं एक कमोडिटी को सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होगा, लेकिन अभी कैसा होगा, जब मैं समोसे को समोसा उसल के साथ खाऊंगा तो भले ही पहला नॉर्मल समोसे मैंने 10 डिराइव किया था, अगले में हो सकता है 12 डिराइव कर दूं मैं। ओके, तो जरूरी नहीं कि कोई भी चीज का सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है। ओके, देखो अब उसके बाद क्या दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ मतलब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। अभी लॉ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक तो यूजफुल टू कंज्यूमर होता है, मींस कंज्यूमर इसको यूज करके अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकता है, मतलब कोई भी चीज मुझे कितना सेटिस्फाइड करेगी वो पता लगा सकता है। फोर्थ सेकंड बोला है यूजफुल टू गवर्नमेंट। ये यूजफुल को गवर्नमेंट क्यों होता है, टैक्स पॉलिसी करने के लिए, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी के लिए क्या होता है, ये गवर्नमेंट को मदद करता है। थर्ड बोला है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स का मतलब भी क्या होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे कि इधर पे क्या बोला है, द लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज क्यों बताता है पता है क्या, जैसे कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई मोल ही नहीं है, मतलब जिसको हम जितना पैसा दे उतना ही कम है, बट फिर भी हम उसको फ्री में कंज्यूम कर रहे हैं। और अब ऐसी बहुत सी चीजें जिसके लिए हम पैसा ना भी दे तो भी चल जाएगा, फिर भी हम उसे महंगा महंगा खरीद रहे हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, ये हमें कितना पैसा देना चाहिए बट हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्री में कंज्यूम कर रहे हैं। और जो हमारा हो गया गोल्ड, डायमंड, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, बट इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है, इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर, सनशाइन, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज सच एज गोल्ड एंड डायमंड। अब बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो किस पे, वो आगे जाकर किसको डिराइव करेगा, डिमांड को। ये समझ लो पोस्ट क्रेडिट सीन है अगले चैप्टर का, कि डीएमयू ही क्या करता है, डिमांड को डिराइव करता है। ओके, बिकॉज हमने देखा था ना, अगर यार मुझे कोई भी चीज की जरूरत बहुत ज्यादा होगी तो उसका डिमांड में क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। जब उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट मेरे लिए कम हो जाएगी तो उसका डिमांड ही मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। सिंपल एज दैट। क्लियर, समझा अच्छे से। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा लॉ ऑफ डीएमयू।
विद अजम्पशन, एक्सेप्शन, सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म। ओके, अब देखिए एक लास्ट छोटा सा मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मतलब कोई चीज से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है उसको मैं प्राइस के साथ कंपेयर करूंगा। इसका पता लॉजिक अगर समझाओ, देखो इन लोग ने एक टेबल दिया यहाँ पे कि मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया, सेकंड कमोडिटी कंज्यूम किया, फिर देखो वहां पे उन्होंने नंबर दिए हैं 10, 8, 7, 5, 3, 1। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करूंगा तो मैं 10 यूटिलिटी, मतलब एक कमोडिटी मतलब 1 रुपए में मैं 10 यूटिलिटी डिराइव करने का बात करूंगा, सॉरी एक यूटिलिटी पे मैं 10 रुपया डिराइव करने की बात करूंगा। अगर मुझे किसी चीज से एक यूटिलिटी मिला मतलब मैंने 10 रुपया वसूल कर लिया, 2 यूटिलिटी मिला तो मैंने 20 रुपया वसूल किया। अब इसको साधारण भाषा में समझा तो कैसा होता पता है, जैसे कि देखो हम लोग कोई दुकान में जाते हैं, हम कुछ खरीदने को जाते हैं, हम लोग पूछा दुकान वाले को भाई ये कितने का है, वो बोलता है 50 रुपए का। अपन बोलते हैं यार ये अगर 100 का होता ना फिर भी चलता, भाई ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप क्या करते हो उसको फटाक से ले लेते हो। फिर आप दुकान वाले के पास जाते हो, उसको पूछते हो कितने का है, बोलता है 80, 50 रुपए का है। वो बोलता है अरे भैया अगर 80 का भी होता फिर भी मैं खरीद लेता इसको, चलो दे दो। फिर कभी समझो हो गया वो 50 का है, ओके, बट हमने क्या किया, हम समझ रहे हैं कि ये मतलब दुकान वाला बोल रहा है कि 50 का है, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 70 रुपए का भी यूटिलिटी डिराइव कर सकता है। अभी जैसे कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन होता रहेगा तो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, वो नंबर्स को चलो हटाते हैं अपन, सीधा समझते, ठीक है। देखो जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग पिकनिक में जाते हैं, ठीक है, पिकनिक रिजॉर्ट में जाते हैं, 650 का रिजॉर्ट रहता है, हम फुल इंजॉय करते हैं भाई, एकदम फुल एकदम फटे मस्ती करते हैं, ठीक है, बट जब वहां से निकलते बोलते हैं भाई अगर ये 650 का पिकनिक अगर 800 रुपया भी लेते ना भाई वसूल होता, तो इधर पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हमने ज्यादा डिराइव कर लिया ना, ठीक है। बट समझो होता कैसा है कि अभी समझो किसी रिजॉर्ट में गए, ठीक है, एक XYZ रिजॉर्ट में गए और वहां पर मैंने 650 भरा और मेरे को मजा नहीं आया, 500 का ही मजा आया, तो मैंने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या किया, कम डिराइव किया। मीन सिंपली क्या बोला, जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड ज्यादा करेंगे और हम उसे कंजम्पशन के पीछे भागेंगे। अगर मैं बराबर भी कर लूँ ना फिर भी मैं करूंगा, बट अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के लेवल पे कम करूंगा तो नहीं। अपन कुछ खाते हैं ना 50 का समझो खा लिया, कोई एक वड़ा पाव खाया किसी दुकान से, ठीक है, आजकल तो वड़ा पाव बहुत फेमस है, ठीक है, सो कोई 100 एंड 100 गया 40 रुपए का एक वड़ा पाव खा लिया, ठीक है, बट हमने उसको खा के सोचा यार इसका तो 20 रुपया देना भी वर्थ इट नहीं था, तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी मैंने प्राइस से कम डिराइव किया, तो उसको मैं आगे जाके कंज्यूम करूंगा क्या, नहीं। ओके, तो यही रिलेशनशिप यहां पे समझाया है। यहां पे क्या समझाया है कि हमारा जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मैं डिराइव करूंगा तब मैं चीजों को कंज्यूम करूंगा, जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी बराबर डिराइव करूंगा जितना मार्केट प्राइस है तो ही मैं कंज्यूम करूंगा, बट जब मार्जिनल यूटिलिटी कम डिराइव करूंगा, मार्केट प्राइस है तो मैं उसको क्या करूंगा, कम कंज्यूम करूंगा, मतलब नहीं कंज्यूम करूंगा, ठीक है। सो यही है, ये इतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं, बट बेटा कोई भी आजकल बोल नहीं सकते, सब पढ़ के जाया करो, ठीक है, तो इसको जितना पढ़ के जाओगे उतना अच्छा है। क्लियर हो रहा है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ यूटिलिटी। अब आपको आगे जो वीडियोस आएंगे वो होगा डिमांड का, ठीक है, हम आगे जाकर डिमांड देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। डिमांड मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, हर बच्चे का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, बिकॉज में बहुत से एग्जांपल, बहुत सी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का थोड़ा सा हम पे उपकार कर दीजिए। और चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।